दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदले, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो कि बीए पार्ट सेकंड का प्रथम प्रश्न पत्र है, इस कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक राजनीति में हम चीन के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि कैसे चाइना के संविधान का विकास हुआ था और कैसे वर्तमान का 1982 का संविधान वर्तमान में अस्तित्व में है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आप आदि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चीनी गणराज्य के संविधान की विशेषताएं। चीनी गणराज्य के संविधान की जो विशेषताएं देखें उससे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे कि चीन में संविधान का कैसे विकास हुआ। चीनी साम्यवादियों का कहना है कि उनका संविधान इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, वे ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। लियू शाओची ने कहा था कि चीन का वर्तमान संविधान चीनी जनता के एक शताब्दी से अधिक क्रांतिकारी संघर्ष तथा आधुनिक कालीन चीनी संविधानवाद के ऐतिहासिक अनुभव का निष्कर्ष है। चीनी गणराज्य के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम निम्नांकित भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, वर्तमान काल में संविधान का विकास 1894 से 1949 तक। संविधान के विकास में हम देखेंगे कि आधुनिक चीन के संविधान का विकास 1894 में जापान द्वारा उसकी पराजय के उपरांत होता है। छोटा सा देश जापान ने 1894 में चाइना को हरा दिया था और यहीं से संविधान के विकास की शुरुआत होती है। इस दिशा में सुधार आंदोलन, एक रिफॉर्म जो मूवमेंट चला था, इसका उल्लेखनीय कदम है। कांगयूबी के नेतृत्व में सुधारवादियों ने आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य ऐसे संविधान की स्थापना करनी थी जिसका आधार पूंजीवाद तथा सामंतवाद हो। मूलतः यह आंदोलन प्रगतिवादी था। 1898 में इसे कुचल दिया गया। सुधारवादियों के साथ साथ चीन में एक क्रांतिकारी गुट का उदय हुआ। इसका नेता डॉक्टर सन यात सेन था। क्रांतिकारी गुट एक बुजुर्ग प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहता था। क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मंचू शासन के संविधान निर्माण की घोषणा की तथा संविधान के सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन संवैधानिक सिद्धांतों का उद्देश्य निरंकुश सामंतवादी शासन को सुदृढ़ बनाना और जनता को धोखा देना था। क्रांतिकारियों ने मंचू संविधान को धोखे की टट्टी कहकर विरोध किया, लेकिन सुधारवादियों ने उसका समर्थन किया। 1911 में मंचू वंश का अंत हो गया। सदियों पुराने सामंतवादी राजतंत्र के स्थान पर एक चीनी गणराज्य की नींव पड़ी। डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में अस्थायी यानी एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की नींव पड़ी। ये एक प्रगतिवाद पर बुजुर्ग गणराज्य था। 1919 की क्रांति में चीन ने प्रजातांत्रिक गणराज्य का बीज बोया। प्रतिक्रियावादियों के सामने गणराज्य न टिक सका और युआन शिकाई तथा पियांग युद्ध सामंतों के अधीन चीनी गणराज्य का सिर्फ नाम के लिए रह गया। अंतिम युद्ध में सामंतों ने 1923 में दिखावे के लिए एक संविधान की घोषणा की, लेकिन क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया। इसी बीच चाइना के अंदर साम्यवादी दल का उदय होता है। डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में ही उसने साम्राज्यवाद सामंतवाद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया, लेकिन डॉक्टर सेन की मृत्यु के बाद चांग काई शेक साम्यवादियों का दमन करने लगा। फलतः देश में गृह युद्ध छिड़ गया और साम्यवादियों के नेतृत्व में जनता ने प्रतिक्रियावादी शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। चांग काई शेक जो संविधान के पक्ष में नहीं था, अंततः 1946 में एक संविधान का निर्माण किया जिसका चीनी जनता ने जमकर विरोध किया। इस प्रकार अंतिम चरण में पूंजीवादी कुओमिंतांग तथा समाजवादी शक्तियों में राज्य के विशेष रूप से अपनाने के लिए विकट संघर्ष चला। अंत में 1949 ईस्वी में समाजवादी शक्तियों की विजय हुई और मजदूरों के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य पीपुल रिपब्लिक की स्थापना 1949 में की गई। थोड़े से साम्यवादी क्रांति के पूर्व चीन में दो प्रकार के संविधान का निर्माण हुआ। मंचू वंश, पियांग युद्ध सामंत तथा चांग काई शेक द्वारा निर्मित प्रतिक्रियावादी तथा दिखाट संविधान और दूसरा डॉक्टर सन यात सेन द्वारा निर्मित बुजुर्वा प्रजातांत्रिक संविधान। फिर आता है सेकंड काल अस्थायी संविधान। 1949 में क्रांति से लेकर 1954 तक इसकी बात की जाती है।
अस्थायी संविधान के अंदर साम्यवादी शासन की स्थापना के तुरंत बाद किसी संविधान का निर्माण नहीं किया गया। शासन व्यवस्था के संचालन के लिए एक सामान्य कार्यक्रम को अपनाया गया जिसमें 5 वर्षों तक अस्थायी संविधान के रूप में कार्य किया। सामान्य कार्यक्रम का निर्माण चीनी जनवादी राजनीतिक परामर्शदाता सम्मेलन नामक संस्था द्वारा हुआ। ये एक खिचड़ी संस्था थी जिसमें साम्यवादी दल के साथ साथ विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, पीपुल ऑर्गेनाइजेशन और जनशक्ति सेना और समुद्र पार चीनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। सम्मेलन द्वारा निर्धारित सामान्य कार्यक्रम विगत वर्षों की जनवादी क्रांतियों के अनुभव की देन थी। इसने उन मौलिक नीतियों को परिभाषित किया जिनका अनुपालन चीनी गणराज्य करेगा। जनवादी लोकतांत्रिक अधिनायकशाही सिद्धांत इसका एक प्रमुख आधार था। उसके बाद नंबर 3 में विकास होता है 1954 का संविधान। 13 जनवरी 1953 को माओ से तुंग की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार ने एक समिति का निर्माण किया। इसका उद्देश्य जनवादी गणराज्य के लिए संविधान का ड्राफ्टिंग तैयार करना था। मार्च 1954 में समिति ने संविधान के प्रथम प्रारूप को स्वीकार किया और प्रारूप को विचार विमर्श और सुझाव हेतु जनता के सम्मुख रखा। 2 महीने तक इस पर विचार होता रहा। इस आधार पर प्रारूप में उचित संशोधन लाए गए। 14 जून 54 को संशोधित रूप में संविधान के प्रारूप को प्रकाशित किया तथा सर्वसाधारण की चर्चा के लिए उसे जनता में परिचालित किया। 2 महीने तक लोक विवाद होता रहा और संविधान को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और संशोधन के लिए अनेक सुझाव दिए गए। इन सुझावों के संदर्भ में प्रारूप समिति ने संविधान को पुनः संशोधित किया और संविधान के संशोधित प्रारूप को 9 सितंबर 1954 को केंद्रीय जनवादी सरकार परिषद औपचारिक रूप से स्वीकार किया। प्रथम राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने 20 सितंबर 54 को इस संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया। उसके बाद है 1975 का संविधान। 1954 का संविधान 20 वर्षों तक लागू रहा। अगला संविधान 17 जनवरी 75 को पारित हुआ। ये संविधान पुराने संविधान का विकसित रूप था लेकिन इसे पूर्णतः नए रूप में पेश किया गया। चीनी शासकों के अनुसार 2 दशकों की लंबी अवधि ने नई परिस्थितियां पैदा की। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक बदलाव हुए जिसके परिणाम स्वरूप नए संविधान का निर्माण किया जो 75 का संविधान कहलाया। उसके बाद है वर्तमान संविधान। 1978 का संविधान 82 का संविधान चीन का चौथा संविधान था और ये संविधान अभी भी वर्तमान में भी लागू है। इसी को वर्तमान संविधान के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस ने इस संविधान को 4 दिसंबर 1982 को स्वीकार किया। इस संविधान के निर्माण का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। अप्रैल 52 में इसका मसौदा प्रकाशित किया और देश भर में इसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। जन कांग्रेस ने लगभग 100 संशोधनों पर विचार किया, 30 संशोधनों को स्वीकार किया और 6 जून 1953 को छठी जन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 82 के संविधान के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ। इस प्रकार नया संविधान पूर्णतः लागू हुआ और इस नवीन संविधान की हम प्रमुख विशेषताओं को आज के इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। नंबर है 1, संविधान का विस्तार। स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चीन का वर्तमान संविधान एक लिखित संविधान है। ये पहले के संविधानों से अधिक बड़ा विस्तृत है। 1954 के संविधान में 106 अनुच्छेद, 75 के संविधान में केवल 30, 78 के संविधान में 60 जबकि 82 के संविधान में 138 अनुच्छेद है। इस संविधान को 5 भागों में बांटा गया है। संविधान की प्रस्तावना तथा 4 अन्य अध्याय है। पहले अध्याय में संविधान के कुछ सामान्य सिद्धांत, दूसरे में मौलिक अधिकार कर्तव्य, तीसरे में राज्य संरचना और चौथे अध्याय में राष्ट्र ध्वज, राज्य चिन्ह और राजधानी पेकिंग या बीजिंग का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। सेकंड है संविधान राज्य की मौलिक विधि। इन प्रस्तावना में घोषणा की गई है संविधान राज्य की मौलिक विधि है। प्रस्तावना में आगे लिखा गया है सभी राष्ट्र जातियों ने मिलकर चीन की संस्कृति को वैभवशाली बनाया और क्रांति की शानदार परंपरा को कायम रखा है। चीन में रहने वाले सभी राष्ट्र जातियों, राज्य के सभी पदाधिकारी, सशस्त्र सेनाएं, औद्योगिक संस्थान और सार्वजनिक संगठन संविधान की धाराओं में बंद है। समस्त कानूनी शक्तियों का जो स्रोत है वो संविधान है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि। चीन का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। सभी लोगों को संविधान के अनुकूल आचरण करना चाहिए और उसकी मर्यादा और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। चूंकि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है इसलिए इसमें परिवर्तन लाने के लिए विशेष संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये प्रक्रिया साधारण कानून बनने की प्रक्रिया से बिल्कुल
भिन्न है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति अथवा 1/5 से अधिक कांग्रेस सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, पर वह तभी मान्य होता है जबकि वह राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। उसके बाद है समाजवादी लोकतंत्र, जनता का जनवादी अधिनायक रूप। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि चीन की जनता जनवादी अधिनायकत्व में विश्वास रखते हुए समाजवादी मार्ग पर चलेगी और समाजवादी संस्थाओं को लगातार उन्नत रखेगी। संविधान में आगे कहा गया है कि जनवादी अधिनायक तंत्र का नेतृत्व मजदूर वर्ग करता है और वह मजदूरों किसानों की अटूट मैत्री पर आधारित है। इस प्रकार पिछले संविधान में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के स्थान पर नए संविधान में जनता के जनवादी अधिनायकत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। सच पूछा जाए तो दोनों में केवल नामात्र का अंतर है। अंतर केवल ये है कि मजदूरों के बदले मजदूरों और किसानों की अटूट मैत्री शब्द को प्रयोग लिया गया है। इस प्रकार जनवादी अधिनायकत्व मजदूरों किसानों का साझा गठबंधन माना गया है। फिर है समाजवादी लोकतंत्र। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी चीन के संविधान में इसको आधार माना है। संविधान के अनुच्छेद 2 में इसकी 3 विशेषता। पहला, समस्त राजकीय सत्ता जनता के हाथों में। दूसरा, हर स्तर पर जन कांग्रेस यानी विधानसभाओं का गठन किया गया और ज्यादातर किसानों, मजदूरों और साधारण वर्गों के लोग पाए जाते हैं। तीसरा, लोगों को न केवल राजकीय मामलों में हाथ बंटाने का अधिकार है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी उन्हीं का नियंत्रण है। इसी को समाजवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी गई है। फिर आगे की विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। संविधान का कहना है कि राजकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 3 कहता है कि संविधान के सभी राजकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत में प्रयोग में लाए जाएंगे। केंद्र प्रादेशिक सरकारों के बीच शक्ति वितरण का सिद्धांत यह है कि स्थानीय अधिकारी उत्साहपूर्वक अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें, पर वे केंद्रीय सत्ता के नेतृत्व या नियंत्रण में अवश्य रहे। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, उसकी स्थायी समिति, प्रांतीय स्थानीय जन कांग्रेस, जन न्यायालय और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार संविधान के लोकतांत्रिक तत्वों को उजागर करते हैं और ये सभी राजकीय अंग निर्वाचित होते हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने से उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार से लोकतांत्रिक केंद्रवाद का ये सिद्धांत कम्युनिस्ट पार्टी के हर स्तरों पर भी लागू होता है। पार्टी की हर स्तर की समिति अपने उच्च स्तर की समिति के निर्णयों से बंधी है। अंतिम सत्ता पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो, जो उसकी सर्वोच्च निकाय होती है, उसमें नीत है। फिर है एकात्मक राज्य। चीन एक विशाल देश है। ऐसे देशों में प्राय संघीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन चीन में सदा से ही एकात्मक व्यवस्था है। केंद्रीय प्रशासन की सुविधा के लिए प्रशासनिक इकाइयों को भले ही विभाजित किया गया है, लेकिन जैसे प्रांत है, प्रदेश है, प्रीफेक्ट अथवा स्वायत्त प्रीफेक्ट, काउंटियाँ आदि है, लेकिन वो सभी एक एकात्मक सरकार के अधीन ही पाई जाती है। फिर है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। यद्यपि यहाँ हान राष्ट्र जाति की प्रधानता है, लेकिन राष्ट्र जातियों की संख्या लगभग 56 के करीब है। भाषा, लिपि, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में काफी ऑटोनोमस सिस्टम है। इन्हें शासन की एक ऑटोनोमस यूनिट्स के रूप में गठित किया गया है, यानी खास राष्ट्रीयता के लिए खास स्वायत्त प्रदेशों, स्वायत्त प्रीफेक्टों, स्वायत्त काउंटियों का गठन किया गया है। इन्हें अपने समकक्ष सामान्य प्रशासनिक इकाइयों के बराबर का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है निजी संपत्ति। चीनी अर्थव्यवस्था समाजवादी, इसका आधार उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, सामूहिकरण है। इस व्यवस्था की असफलता को देखते हुए कई आर्थिक सुधार लाए गए। ऐसी स्कीम अपनाई गई जो मुनाफे के प्रलोभन पर आधारित हो। संविधान का अनुच्छेद 13 के अनुसार बचत द्वारा नागरिक धन का संचय कर सकता है तथा रहने के लिए मकान, उपयोग की अन्य वस्तुएं जमा कर सकते हैं। लोगों को खेत के छोटे मोटे टुकड़े उपलब्ध कराए जिन पर वे खेती कर सकते हैं। उन्हें मुर्गी पालन, सुअर पालन, साग सब्जी उगाने की छूट है। सीमित अंश में संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में उदार नीति को अपनाया गया। निजी क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग लगाने की छूट है। किसानों को जमीन लीज पर दी जाती है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक के उत्पादन को वे बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है। अब निजी कारें और मकान भी रखने की छूट है। क्रमशः कस्बों में मध्यम वर्ग का उदय बड़ी तेजी से हो रहा है। फिर है समाजवादी अर्थव्यवस्था।
संविधान समाजवादी अर्थव्यवस्था का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 6 से 17 तक इसकी विस्तार से उल्लेख है और इसी के अंदर स्टेट सेक्टर, कम्यून सेक्टर, उसके बाद में कोऑपरेटिव इकोनॉमी और प्लानेड इकोनॉमी और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यह है कि वहाँ पर उत्पादन की वस्तुओं के वितरण के संबंध में भी समाजवादी व्यवस्था को, यानी प्रत्येक व्यक्ति योग्यता अनुसार कार्य करेगा और कार्य के अनुसार उसे वेतन दिया जाएगा। अर्थात वितरण का नियम ये कहता है कि धन का बंटवारा सभी को समान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी कार्य के आधार पर यानी श्रम की क्षमता के अनुसार मुनाफे का बंटवारा किया जाएगा। ये एक नियम महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद है राष्ट्रपति पद का सृजन। माओ से तुंग चीन के राष्ट्रपति रह चुके थे और उनके कारण ये पद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन 1975 संविधान में इसे समाप्त कर दिया। 82 के संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों का पुनः सृजन किया गया। अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के समान चीन के राष्ट्रपति को भी शक्तियां दी गई और उसके कतिपय कार्य भी ये था कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति करता है, कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा पारित विधियों को लागू करता है, स्थायी समिति के आदेशों को लागू करना आदि कार्य करता है। फिर है जन कांग्रेस व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। पिछले संविधान की तुलना में नवे संविधान में जन कांग्रेस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया। इस दृष्टि से उसकी कुछ शक्तियों को उसकी स्थायी समिति, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है, उसको दी गई। स्थायी समिति को पुनर्गठित किया गया, उसे कुछ नए कार्य सौंपे गए। जन कांग्रेस का उत्तरदायित्व मौलिक कानूनों का निर्माण करना, जबकि स्थायी समिति का कार्य मौलिक कानून के विस्तार के लिए अन्य कानूनों का निर्माण करना है। फिर केंद्रीय सैनिक आयोग का गठन। 1982 के संविधान के द्वारा एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस को दिया गया। आयोग का अध्यक्ष ही सेनाओं का सेनापति होता है, राज्य का राष्ट्रपति नहीं। सेनाओं का निर्देश केंद्रीय सैनिक आयोग की सामूहिक रूप से करता है। इस अधिकार से वंचित कर राष्ट्रपति की स्थिति को कमजोर और सैनिक आयोग को महत्वपूर्ण बना दिया। आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। फिर उसके बाद है स्वतंत्र विदेश नीति। चीन के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन किया, जिसके प्रमुख सिद्धांतों में जैसे पंचशील का पालन करना, साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना और अन्य देशों की जनता के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए दुनिया के अन्य देशों के साथ में संबंधों को सुदृढ़ करना, विश्व शांति, मानव प्रगति के लिए प्रयास करना और विकासशील देशों का साथ देना। फिर उसके बाद है नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद 33 से 50 तक इनका उल्लेख किया गया मौलिक अधिकारों का, और साथ ही अनुच्छेद 51 में नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। और उसके बाद इनके मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था अनुच्छेद 52 से 56 के अंदर की गई है। मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के अंदर जो नागरिकों अधिकारों का विशेष है, उसकी विशेषता है कि पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिक अधिकारों संविधान में उल्लेख का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता रक्षा करना। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिक अधिकारों का उद्देश्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिससे नागरिकों व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो। इसके विपरीत चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो नागरिक अधिकार है उनका उल्लेख साम्यवादी दल के नेतृत्व को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करने और समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिया गया, न कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसलिए समाजवादी आधार है, अधिकारों का आर्थिक आधार है, अधिकारों साथ कर्तव्यों का उल्लेख है, न्यायपालिका के संरक्षण है, कुछ अनोखे अधिकार है, साथ ही अधिकारों का जो विवरण दिया गया है जिसमें आर्थिक अधिकार, सामाजिक, सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, नागरिक स्वतंत्रताएं, कानून के समक्ष इक्वलिटी, फिर मौलिक कर्तव्यों में देश की एकता की सुरक्षा, संविधान और कानून का पालन करना, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, मातृभूमि की रक्षा का दायित्व है, और ड्यूटी टू पे टैक्स है, ये नागरिकों का कर देने का भी उत्तरदायित्व है। इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो के अंदर चीनी गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। इसलिए इससे यदि बड़े सवाल के अंदर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो चीनी गणराज्य के संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से बड़े सवाल के साथ ही आप इसमें ध्यान रखना कि केंद्रीय सैनिक आयोग है, इसके अलावा आपके साथ ही लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है, समाजवादी लोकतंत्र क्या है,
और जनता का जनवादी अधिनायकत्व से आप क्या समझते हो, इस तरह के छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही बहुराष्ट्रीय राज्य, चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य भी है। यहाँ पर हान जाति के प्रधान अधिक राष्ट्रीय मल्टीनेशनल स्टेट है, फिर भी सभी को समान मान लिया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया। आगे के वीडियो के अंदर अपन चीन के संविधान के अंदर नागरिकों के जो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।